नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी उमंग में। तो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं यह भी मैं आपको बताता हूं कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं व्यंजन। मैं आपको समझाने वाला हूं व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होते हैं। बच्चों, अगर आपने मेरी पिछली क्लास अटेंड की थी तो मैंने आपको बताया था कि वर्ण क्या होते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको बताया था उस दिन कि वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला भेद स्वर और दूसरा भेद व्यंजन। पहला भेद क्या होता है वर्ण का? स्वर। और दूसरा भेद होता है व्यंजन। बच्चों, स्वर के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं अपनी पिछली क्लास में। तो आइए समझते हैं आज व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होता है। ये देखिए, जैसा कि आपको बोर्ड पर ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मैंने पहले हेडिंग डाल रखी है ऊपर व्यंजन। समझते हैं व्यंजन को कि क्या है व्यंजन। देखिए, इस परिभाषा के माध्यम से पहले मैं आपको समझाता हूं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। कौन से वर्ण? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। जबकि मैंने आपको जब स्वर पढ़ाए थे तब मैंने क्या कहा था कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और जबकि व्यंजन क्या है? व्यंजन का उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती, जबकि स्वरों को बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। देखिए, इसके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है। किसके उच्चारण में? व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है। जबकि मैंने आपको जब स्वर समझाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हवा स्वतंत्र रूप से मुख से बाहर निकलती है। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है। जबकि व्यंजन में ऐसा नहीं है। व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा रुक कर मुंह से बाहर निकलती है। कहां कहां रुकती है ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा कहां कहां पर रुकती है, कहां कहां पर दबाव डालती है, ये आप मेरे अगले वीडियो में सुनेंगे। तो आइए समझते हैं आज व्यंजन को। देखिए, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैंने लिख रखा है, कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। इसको बोलते हैं 33। ठीक है, तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या होती है 33 यानी 33। इसके बाद मैंने आपको एक और छोटी सी एक सारणी बना रखी है, ये लिखा है व्यंजन। क्या लिखा है? ये व्यंजन। देखिए, जिस प्रकार वर्ण के दो भाग थे स्वर और व्यंजन, उसी प्रकार आज व्यंजन के मैं आपको तीन भाग बता रहा हूं कि व्यंजन के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आ गया है हमारा स्पर्श व्यंजन। क्या आ गया है? स्पर्श व्यंजन। व्यंजन का सबसे पहला पार्ट जो है, सबसे पहला भाग जो है वो है स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो भाग है व्यंजन का वो है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन का दूसरा भाग अंतस्थ व्यंजन। और व्यंजन का तीसरा भाग क्या हो गया? ऊष्म व्यंजन। क्या हो गया? ऊष्म व्यंजन। मतलब व्यंजन के तीन भेद हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो आइए अब हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में कि ये स्पर्श व्यंजन क्या है। समझते हैं स्पर्श व्यंजन को कि क्या है स्पर्श व्यंजन। तो बच्चों, आइए समझते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। बच्चों, आपने अब तक व्याकरण में व्यंजन और स्वर को पढ़ा होगा। अगर आपको स्वर और व्यंजन समझ में नहीं आए, स्पेशली अगर आपको ये व्यंजन नहीं समझ में आए हैं, तो मेरी वीडियो को आज आप शुरू से लेकर और अंत तक जरूर देखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि व्यंजन आज आपके माइंड में बिल्कुल सेट कर दूं, क्योंकि ये व्यंजन जो है और स्वर और व्यंजन दोनों ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये आपको जब आप आगे इन फ्यूचर कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब भी इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। अगर उस कंपटीशन में हिंदी पूछी जाएगी तो क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको समझिए स्पर्श व्यंजन क्या है और मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि व्यंजन का जो पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है स्पर्श व्यंजन? जैसा कि ये अपने नाम से स्पष्ट है, स्पर्श। स्पर्श यानी छूना, टच। क्या है? स्पर्श यानी छूना या फिर टच। आइए समझते हैं इस परिभाषा के माध्यम से स्पर्श व्यंजन क्या है। देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीव मुख के
अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। क्या करती है? स्पर्श यानी छूती है, यानी टच करती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के, कहां? मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करेगी। भाई जीभ कहां होती है? जीभ होती है मुख में। तो जब हम कोई व्यंजन बोलेंगे तो जीभ मुख में ही तो कहीं ना कहीं टच करेगी, कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी। तो मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। देखिए ये हमारा मुख है, इस मुख में तालु भी है, ये ऊपर का जो होता है ये तालु होता है, दांत भी हैं, ओष्ठ भी हैं, ये ओंठ भी हैं, यहाँ पर कंठ भी है। तो हमें आपको यहाँ पर ये बताना है कि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो ये जीभ उस व्यंजन को बोलते समय कहाँ पर स्पर्श कर रही है, तो वही क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन। मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि किन व्यंजनों को बोलते समय जीभ कहाँ पर स्पर्श करती है। तो ध्यान से देखिए मेरे वीडियो को, आगे देखिए। इनकी संख्या 25 है। किसकी संख्या 25 है? स्पर्श व्यंजन की। क्वेश्चन बहुत आता है ये कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है या स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो भूलिए नहीं बिल्कुल, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। क्या स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। इन्हें 5 वर्गों के 5 वर्णों में बांटा गया है। किसको? स्पर्श व्यंजन को। ये जो स्पर्श व्यंजन है इनको 5 वर्गों के 5 वर्णों में बांटा गया है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। ये जो प्रत्येक वर्ग है, 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्गों का जो नाम है, ये जो वर्ग है इनका जो पहला वर्ण होता है उस वर्ण के आधार पर इनके वर्ग को डिफाइन किया गया है, रखा गया है इन वर्ग का नाम। ठीक है, तो आइए समझते हैं एक सारणी के माध्यम से कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। आइए समझते हैं स्पर्श व्यंजन को कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, 25। तो बेटा मैंने यहाँ पर ये हेडिंग डाली हुई है व्यंजन की। देखिए ये हेडिंग आपको दिखाई दे रही है व्यंजन। यहाँ पर मैंने लिखा है उच्चारण स्थान और यहाँ पर मैंने लिख दिया है नाम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर स्पर्श व्यंजन लिखे हैं कितने? 25। ये देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि इनका एक वर्ग बनाया जाता है। तो सबसे पहले आइए एक वर्ग बनाते हैं कि ये जो स्पर्श व्यंजन है किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहां पर मैं एक हेडिंग डाल रहा हूं वर्ग। अब हमको ये पता लगेगा कि ये जो स्पर्श व्यंजन है ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ग बनाने के लिए आपको एक शब्द बहुत अच्छी तरीके से याद रखना होगा। वो शब्द क्या है? देखिए वो मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं आपको। क्या लिखा हुआ है ये शब्द? ये शब्द मैंने यहां पर लिखा है कचट तप। देखिए कचट तप, मैंने क्या शब्द लिखा है? कचट तप। इस प्रकार कोई शब्द का कोई मीन्स नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन केवल स्पर्श व्यंजन को समझाने के लिए आप भूले ना, इसलिए मैंने यहां पर एक ये ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है कि आपको ये शब्द याद रखना है, कचट तप। अगर आपको ये कचट तप शब्द याद है तो ये सारणी आप बिना देखे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है कचट तप। पहला क्या लिखा है मैंने? क। तो देखिए कचट तप अगर हमको याद है तो हम ये वर्ग का यहां पर विभाजन कर सकते हैं। ये का हमने उठा लिया, ये का हमने उठा के यहां पर लिख दिया, तो ये क्या हो गया? का वर्ग। क्या हो गया? का वर्ग। तो का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? देखिए ये मैंने कचट तप है, ये का उठा के यहां लग दिया तो का वर्ग बना दिया। और इस का वर्ग के अंतर्गत ये वाले व्यंजन आते हैं। कौन से? ये 5 व्यंजन क वर्ग में आते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग। अब आइए दूसरा उठाते हैं च। कचट तप है ना, तो का मैंने लिख दिया। अब यहां पर च वर्ग मैं बनाता हूं, तो ये हो गया हमारा च वर्ग। क्या हो गया? च वर्ग। अब देखिए ये च वर्ग हो गया, तो च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ये वाले व्यंजन। आइए देखते हैं। च, छ, ज, झ, या। ठीक है, च, छ, ज, झ, या, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं च वर्ग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं?
च वर्ग के अंतर्गत ये 5 व्यंजन आते हैं। ध्यान रखिए। अब हमारा आ गया ये ट वर्ग। कौन सा है? ये ट। कचट तब मैंने बताया था ना आपको, तो का लिख दिया, चा लिख दिया, बचा है टा, तो इसका भी हम बना देते हैं ट वर्ग। क्या बनाया? ट वर्ग। ट वर्ग बनाया। तो देखिए ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, आइए समझते हैं। ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ण किसके अंतर्गत आते हैं? ट वर्ग के अंतर्गत। अब देखिए हमारा कचट हो गया, कचट हो गया ना। अब क्या बचा हुआ है? तप बचा हुआ है। क्या बचा है? तप बचा हुआ है। तो अब हम ये त उठा लेंगे, तो ता को यहां लिख देंगे और आगे क्या लगा देंगे? वर्ग। कौन सा वर्ग हो गया? ये ता वर्ग हो गया। कौन सा वर्ग हो गया? ता वर्ग हो गया। पहले का वर्ग हो गया था, फिर चा वर्ग हो गया, फिर टा वर्ग हो गया, अब यहां पर ता वर्ग हो गया। क्या हो गया? ता वर्ग हो गया। तो त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, आइए देखें। त वर्ग के अंतर्गत वर्ण आते हैं त, था, द, ध, न। क्या आता है? त, था, द, ध, न किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं हमारे त वर्ग के अंतर्गत। अब हमारा नीचे बचा हुआ है तप में त मैंने लिख दिया था, बचा हमारा प। क्या बचा? पा बचा है। तो यहां पर हम लिख देते हैं पा वर्ग। क्या लिख दिया? प वर्ग। तो बच्चों प वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आइए पढ़ते हैं। प वर्ग के अंतर्गत आता है प, फ, ब, भ, म। क्या आता है? प, फ, ब, भ, म किसके अंतर्गत? प वर्ग के अंतर्गत। तो बच्चों ये 5 वर्ग आपको समझ में आ गए हैं ना अच्छी तरीके से। देखिए क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये वर्ग निकालने का, वर्ग ये सारणी बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। ये एक शब्द आपको याद रखना है। कौन सा शब्द हो गया ये? कचट तप। क्या हो गया? कचट तप। इसको याद रखिए, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी कचट तप को। ठीक है, इस शब्द से हम पूरी सारणी बना सकते हैं। देखिए यहां पर ये हो गया वर्ग, यहां पर हो गए व्यंजन। तो आप वर्ग भी समझ चुके हैं, आप व्यंजन भी समझ चुके हैं। अब आपको क्या समझना है? इनका उच्चारण स्थान। किसका? ये जो वर्ण है इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इन वर्ग का भी उच्चारण स्थान। अब आपको मैं यहां पर समझाता हूं। देखिए मैंने का वर्ग के अंतर्गत लिखा है का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने उच्चारण स्थान लिखा है कंठ। क्या लिखा है? कंठ। कंठ कहां पर होता है? ये कंठ है, यहां पर ये कंठ होता है। तो बच्चों जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो ये जो हवा होती है, ये जब इन वर्णों को बोलते समय हवा कहां पर प्रेशर डालती है? कंठ पर। कहां डालती है? कंठ पर प्रेशर डालती है। तो देखिए इनको बोलकर देखते हैं कैसे। क, मेरे साथ बोलिए, आपको पता लग जाएगा कहां पर जोर लग रहा है। ये जो हमारी प्राणवायु जब हम निकलती है, जब हम इसको बोलते हैं जो प्राणवायु निकलती है, तो कहां पर जोर लगाती है? कंठ पर जोर लगाती है। आइए देखते हैं, मेरे साथ पढ़िए। क, ख, यहां पर हाथ रख के देखिए। क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग हो गया। यहीं पर तो यहीं पर जोर लगता है। देखिए तो ये क्या है? कंठ है। क्या है ये? कंठ है। ये इसका उच्चारण स्थान है। किसका उच्चारण स्थान? का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। और इसका नाम क्या दे दिया गया? कंठ। क्या दे दिया गया? कंठ। इसका नाम, का वर्ग का नाम दे दिया गया कंठ। बच्चों दूसरा आ गया हमारा च वर्ग। क्या आ गया? च वर्ग। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर मैं अभी बोल रहा हूं क, ख, ग, घ, इंग बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर कुछ लोग इसको अड़ा भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको अड़ा भी बोलते हैं। तो अड़ा भी सही है, इंगा भी सही है, अंगा भी सही है। जो आप बोलते हैं वो आप उसको बोलते रहिए, दोनों ही ठीक हैं। इसको हम इंगा भी बोल सकते हैं और अड़ा भी बोल सकते हैं, तो इसमें दोनों में कुछ भी गलत नहीं है। दूसरा आ गया हमारा च वर्ग। ठीक है, च वर्ग, च, छ, ज, झ, या। तो इसका जो है ये हो गया है उच्चारण स्थान तालु। तालु आप जानते हैं क्या होता है? तालु आप ये जानते हैं क्या होता है? ये हमारी जीभ जब ऊपर को टकराती है, हमारी जीभ जो है ऊपर को टकराती है, तो ये क्या हो गया? तालु। पिछले भाग में जब टकराएगी तो ये तालु हो जाएगा। पिछले भाग में जब टकराती है तो तालु हो जाता है। देखिए बोल के देखते हैं इन वर्णों को। च, छ, ज, झ, या।
चा, छा, जा, झा, या। आप देखिए आपकी जीभ ऊपर तालू पे टकरा रही है कि नहीं टकरा रही है? मेरी तो टकरा रही है। च, छ, ज, झ, या। ठीक है, तो ये च वर्ग आ गया है हमारा तालु में। ठीक है, क्या किस में आ गया है? तालु में। और इसका नाम हो गया है तालव्य। क्या हो गया है? तालव्य। क्या नाम दिया गया है इसको? तालव्य। क्यों? क्योंकि जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हवा जो निकलती है तो हमारी जीभ कहाँ टकराती है? तालु में टकराती है। कहाँ टकराती है? तालु में टकराती है। आइए अब समझते हैं हम लोग ट वर्ग को। देखिए ट वर्ग में जो वर्ण आते हैं उनको बोलते हैं, देखिए क्या होता है, तो ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। और ये है यहाँ पर मूर्धा। क्या है? मूर्धा। मूर्धा भी तालु का ही एक भाग है। मूर्धा किसको बोलते हैं? तालु का ही एक भाग है अगला। ठीक है, तालु का ही एक अगला भाग है। तो हमारी जीभ कहाँ टकराती है? तालु में अगले भाग में ऊपर। आइए बोल के देखते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। तालु में टकरा रही है ना, सॉरी मूर्धा में, तालु के अगले भाग में टकरा रही है, तो क्या हो गया? ये हो गया मूर्धा। और इसको क्या नाम दे दिया गया? मूर्धन्य। क्या नाम दे दिया गया? मूर्धन्य। बच्चों अगला वर्ग हमारा आ गया है त वर्ग। ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन केवल बस ध्यान से देखने की बात है। त वर्ग आ गया हमारा। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आते हैं त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। जब आप ये वाले वर्ण बोलते हैं तो आपकी जीभ कहाँ टकराती है? दांत से टकराती है। बोलकर देखिए, दांत से टकराएगी आपकी जीभ। देखिए त, थ, द, ध, न। आप इसमें से पांचों वर्ण जो भी आप बोल रहे हैं वो बोलते समय आपकी जीभ दांतों से टकरा रही है, तो इसको क्या नाम दे दिया गया? दंत। क्या नाम दे दिया गया इसको? दंत नाम दे दिया गया। अगला आ गया है हमारा प वर्ग। क्या आ गया है हमारा? प वर्ग। तो बच्चों प वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, आइए पढ़ते हैं। देखिए प, फ, ब, भ, म। देखिए मैं किस तरीके से बोल रहा हूं, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि ये जो वर्ण हैं, ये प वर्ग में के अंतर्गत जो वर्ण आ रहे हैं, ये कहां से निकल रहे हैं, किस जगह हमारी जीभ टकरा रही है, या कहां से हवा का प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। प, फ, ब, भ, म। ओठ। देखिए प, फ, ब, भ, म। आप बोलकर देखिए तो ये कहां से निकलना है? ओठों से निकलना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? ओष्ठ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ओष्ठ कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हवा कहां पर स्पर्श हो रही है? ओठों पर स्पर्श हो रही है। प, फ, ब, भ, म। कहां पर हो रही है? ओठों पर हो रही है, तो क्या कहलाएंगे? ओष्ठ कहलाएंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्यंजन, व्यंजन के वर्ग, इनका उच्चारण स्थान और इनका नाम समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा फिर इसी वीडियो को देखिए, 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए ये तो मैंने कचट तब बता दिया था इस व्यंजन की सारणी बनाने के लिए। ठीक है, अब हम अगर हमें केवल ये सारणी बनानी है और हमारे पास ये कुछ भी ना लिखा हो, ये कुछ भी हमारे पास ना लिखा हो, तो हम कैसे बनाएंगे? हम कैसे ये जानेंगे कि ये कंठ से निकल रहे हैं या तालु से निकल रहे हैं? मान लीजिए कि आपको परीक्षा में कोई प्रश्न आ गया है और आपको उसको हल करना है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, तो आप वहां पर एक बहुत जल्दी से सारणी बना सकते हैं। लेकिन आप ये भूल जाएंगे कहाँ पर कंठ है, कहाँ पर तालु है, कहाँ पर मूर्धा है। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। क्या ट्रिक याद करनी रखनी पड़ेगी? तो देखिए कंठ है, का से के बना दिया मैंने, का से के बना दिया, ता से टी बना दिया मैंने, मा से एम बना दिया मैंने, और दा से डी बना दिया मैंने, और आ से ए बना दिया। तो क्या हो गया? के टी एम डी ए, के टी एम डी ए। के टी एम डी ए आपको याद रखना पड़ेगा, के टी एम डी ए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान का नाम हो जाएगा आपका। इधर आपको कचट तप याद रखना है, इधर आपको के टी एम डी ए याद रखना है। अगर हम यहाँ पर कचट तप लिखते हैं तो देखिए ये हो गया हमारा क, च, ट, त, प।
कचट तप हो गया। इसी के सामने आप ये लिख दीजिए KTMDA। तो देखिए KTMDA। तो जब हम क वर्ग लिखेंगे तो उसका उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? के से क्या हो गया? कंठ। के से क्या हो गया? कंठ। हमने जब यहाँ पर च वर्ग लिखा, जब आप कचट तप याद रखेंगे तो आप जाहिर सी बात है आप चा लिख लेंगे, चा वर्ग लिख लेंगे। तो जब हम चा वर्ग लिख लेंगे तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? टी। टी फॉर क्या होता है? तालु। टी फॉर क्या होता है? तालु होता है। अब हमारा आ गया, हमने का लिख लिया चा वर्ग, अब हमारा टा वर्ग आ गया। टा वर्ग जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एम फॉर मूर्धा, मूर्धन्य। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? मूर्धन्य। ये हो गया आपका मूर्धन्य। ता वर्ग जब लिखेंगे तो डी से डी फॉर दांत, डी फॉर दांत। तो ये क्या हो गया? दंत हो गया। ये क्या हो गया? दंत हो गया। और ये आ गया हमारा पावर्ग। कचट तप के आधार पर ये हमारा पावर्ग आ गया। तो जब हम पावर्ग लिखेंगे तो उसके सामने हम क्या लिख सकते हैं? ए से ओठ। क्या लिख सकते हैं? ए से ओठ। तो बच्चों ये बहुत अच्छी ट्रिक है इस पूरी सारणी को बनाने के लिए, इस पूरी सारणी को समझने के लिए। अगर मैं यहाँ पर अब इसको सब कुछ मिटा दूं और केवल अगर आपको कचट तप और KTMDA आपको याद रखवा दूं, तब भी आप ये सारणी बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि आपको कचट तप मालूम है। कचट से क वर्ग, च से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग और पा से पा वर्ग। और इस तरफ आप KTMDA। के से आप लिख देंगे कंठ, और टी से आप लिख देंगे तालु, और एम से लिख देंगे मूर्धन्य, और डी से लिख देंगे दंत, और ए से लिख देंगे ओष्ठ। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि ये सारणी अब आपके लिए बहुत सिंपल सारणी हो गई है। तो कोशिश करिए कि आप ये सब कुछ मिटा के और केवल कचट तप और KTMDA के माध्यम से एक सारणी बनाएं, और बनाकर चेक करें क्या वो सारणी सही बनी है, क्या मैंने आपको सही बताया है या नहीं। तो बच्चों इस सारणी को बनाइए और उसके बाद कमेंट के माध्यम से मुझे आंसर दीजिए कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही ट्रिक बताई है, इस माध्यम से सारणी मैं बहुत जल्दी बना लेता हूँ। तो बच्चों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो और मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी हों तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करते रहिए। बच्चों कल मैं आपको बताऊंगा अंतस्थ व्यंजन। क्या मैं बताऊंगा? अंतस्थ व्यंजन। आज मैंने आपको स्पर्श व्यंजन समझा दिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए, और कल मैं आपको एक नए वीडियो के साथ फिर से यहां पर उपस्थित होऊंगा अंतस्थ व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।